बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पिछले वीडियो में आपने अपकिरण की अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अपकिरण यानी समंकों का फैलाव, समंकों का बिखराव और समंक श्रेणी की बनावट माला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और अपकिरण जो है एक द्वितीय श्रेणी का माध्य है, इसे कहा जाता है। चूंकि प्रथम श्रेणी के माध्य जो है वो हमने पिछले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अध्याय में किए थे। और अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य क्यों कहा जाता है, यह मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि समंक श्रेणी का माध्य ज्ञात करना होता है तो फिर उस ज्ञात किए गए माध्य से मूल पदों के विचलन लेने को अपकिरण कहा जाता है। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को हम प्रथम श्रेणी के माध्य, एवरेजेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और अपकिरण के माप को हम द्वितीय श्रेणी के माध्य, एवरेजेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है। इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम अपकिरण के निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप क्या होते हैं? सबसे पहले निरपेक्ष और सापेक्ष माप के एक सिंपल सी लाइन में परिभाषा बता दूं कि सांख्यिकी में मूल समंकों पर आधारित कोई भी माप निरपेक्ष माप तथा निरपेक्ष माप का मतलब एब्सोल्यूट मेजर्स तथा अनुपात या प्रतिशतों में प्रयुक्त माप सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजर्स कहलाता है। स्पष्ट है कि मूल समंकों पर आधारित कोई भी माप जो होगा वह एब्सोल्यूट मेजर्स होगा और अनुपातों में, प्रतिशतों में जो प्रयुक्त माप है वो सापेक्ष माप कहलाता है। यहां पर अपकिरण माप में भी जब समंक श्रेणियों में दी हुई मूल इकाइयां जैसे रुपया, मीटर, किलोग्राम, वर्ष, सेंटीमीटर, ऊंचाई, वजन आदि है ना, को ही प्रकट किया जाता है तो वह निरपेक्ष माप कहा जाता है। परंतु जब दो या दो से अधिक समंक मालाओं की तुलना करनी हो तो निरपेक्ष माप उपयोगी नहीं होता है। उस दशा में तो सापेक्ष माप ही अपनाना होता है। विशेष रूप से जब दी हुई दो समंक श्रेणियों में अलग अलग इकाई दी हुई हो, हमें दो समंक श्रेणियों की तुलना करनी है और दोनों में अलग अलग जो मूल्य हैं उनकी इकाइयां अगर अलग अलग दे रखी हो, जैसे एक श्रेणी में मान लीजिए विद्यार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है और दूसरी श्रेणी में वजन यानी किलोग्राम में है, तो उस दशा में दोनों श्रेणी के मूल समंकों की तुलना करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यानी निरपेक्ष माप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो तुलना की दृष्टि से दोनों श्रेणियों के प्रत्येक मद की कुल संख्या से प्रतिशत या अनुपात ज्ञात की जाती है। फिर दो या दो से अधिक श्रेणियों की भी परस्पर तुलना की जा सकती है। तो अनुपातों या प्रतिशतों पर आधारित यह जो माप है उसे ही हम सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजर्स कहलाता है। इसे ही हम सापेक्ष माप कहते हैं। तो निरपेक्ष माप यानी जो मूल इकाइयों से संबंधित है उसे हम निरपेक्ष माप कहते हैं, और अनुपातों या प्रतिशतों के ऊपर आधारित जो माप है वो सापेक्ष माप कहलाता है। अब जो अपकिरण के मापन की जो रीतियां हैं वो आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण के माप। अपकिरण के जो मापने की जो रीतियां हैं
उसमें उसको हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं। सबसे पहले एक आती है संख्यात्मक रीतियां, न्यूमेरिकल मेथड्स। दूसरी है आपके बिंदु रेखी रीति यानी ग्राफिक मेथड्स। संख्यात्मक रीतियों के अंतर्गत सबसे पहले चलो बिंदु रेखियों की रीति के बारे में बात कर लेते हैं। बिंदु रेखी रीति के अंतर्गत एक है लॉरेंज कर्व, जबकि संख्यात्मक जो रीतियां हैं इसके भी दो भाग हो जाते हैं। संख्यात्मक रीतियों में कि समंक श्रेणी के चुने हुए मदों पर आधारित सीमा रीतियां। पहली जो संख्यात्मक रीति है उसका जो पहला जो पार्ट है कि मेथड्स ऑफ लिमिट्स बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम ऑफ द सीरीज। समंक माला के कुछ चुने हुए मूल्यों पर या चुने हुए मदों पर आधारित सीमा रीतियां, यानी इसमें सारे मूल्य जो है काम में नहीं आकर के कुछ चुने हुए मूल्यों पर आधारित होती है। ये एक समंक माला के चुने हुए मूल्यों पर आधारित सीमा रीतियां, इनको कहते हैं रेंज मेथड जिनको कहा जाता है। दूसरा, समंक श्रेणी के सभी मदों पर आधारित विचलन माध्य रीतियां, मेथड्स ऑफ एवरेजेस डेविएशन बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ द सीरीज। यानी इसमें सभी मदों का जो है योग होता है, सभी मदों का उपयोग होता है अपकिरण ज्ञात करने के अंतर्गत। तो ये सभी मदों पर आधारित होती है, और पहले जो बताई हमको चुने हुए मदों पर आधारित। तो हम सबसे पहले समंक श्रेणी के चुने हुए मदों पर आधारित सीमा रीतियां, चुने हुए मूल्यों पर आधारित सीमा रीतियों के बारे में बात करते हैं। इसमें निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप जैसे दोनों दिए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है विस्तार यानी रेंज। अगर विस्तार हम सीधा ज्ञात करते हैं तो वो निरपेक्ष माप कहलाता है, और अगर इसका सापेक्ष माप ज्ञात करना है, रिलेटिव मेजर्स है, तो उसको हम कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणांक। विस्तार को अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है और विस्तार गुणांक को अलग तरीके से ज्ञात किया। इसी प्रकार दूसरी जो रीति है अपकिरण का, जो दूसरा माप है वो अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका जो सापेक्ष माप होगा अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी प्रकार शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज, और इसका जो होगा सापेक्ष माप होगा वो शतमक विस्तार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज। चौथी जो रीति है यहाँ पर वो है अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विचलन, सेमी IQR, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और या इसको हम कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन मेथड्स। इसका जो सापेक्ष माप होगा, रिलेटिव मेजर्स होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये जो चार रीतियां हैं ये समंक श्रेणी के चुने हुए मूल्यों पर आधारित सीमा रीतियां कहलाती हैं। और समंक श्रेणी के सभी मदों पर आधारित विचलन माध्य रीतियां जो कहलाती है, उसमें जो शामिल है सबसे पहला आता है आपका माध्य विचलन, मीन डेविएशन, और दूसरा है इसी का जो सापेक्ष माप होगा वो होगा माध्य विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। दूसरी जो रीति है इसके अंतर्गत वो है प्रमाप विचलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रीति जिसको हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हर जगह उपयोग में आता है, बहुत सी जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये समंक श्रेणी के सभी मदों पर आधारित रीति है प्रमाप विचलन, और इसका जो सापेक्ष माप कहलाता है प्रमाप विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो रीतियां हैं इन सभी रीतियों के बारे में हम इस चैप्टर्स के अंतर्गत जो है हम अध्ययन करेंगे आगे के वीडियो के अंतर्गत। इसके पश्चात हम जो सबसे पहले लेते हैं वो आती है आपकी संख्यात्मक रीतियां यानी न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसमें पहले है सीमा रीतियां, रेंज मेथड। रेंज मेथड में सबसे पहला आता है आपका विस्तार यानी रेंज,
किसी समंकमाला में सबसे बड़े मूल्य हाईएस्ट वैल्यू में से अगर सबसे छोटे मूल्य लोएस्ट वैल्यू के जो अंतर होता है उस अंतर को विस्तार कहा जाता है। और विस्तार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है रेंज बराबर आर, रेंज इन आर बराबर एच माइनस एल। एच माइनस एल, एच का मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो अगर एक समंकमाला के सबसे बड़े मूल्य हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे छोटे मूल्य को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रेंज आ जाती है, उस समंकमाला का विस्तार आ जाता है। यह विस्तार या जो अंतर है वो जितना कम होता है उतनी ही संगत या स्थिर श्रेणी मानी जाती है, उसमें संगतता अधिक होती है, कंसिस्टेंसी अधिक होती है। इसके विपरीत ये अंतर या विस्तार जितना अधिक होगा उतनी ही वह श्रेणी जो है अस्थिर या बिखराव वाली मानी जाती है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी का अभाव होता है, अपकिरण जो है ज्यादा होता है। तो ये मान के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर जो अंतर आता है उस पर डिपेंड करता है। अब विस्तार की जो गणना करेंगे हम कैसे करेंगे, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो, सतत श्रेणी हो, तीनों प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत हमें विस्तार की गणना करना आना चाहिए। इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट भी प्रदर्शित है कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप कैसे ज्ञात करेंगे रेंज का। तो R बराबर H माइनस L, ये निरपेक्ष माप का फॉर्मूला होगा। R का मतलब यहाँ पर रेंज है, H का मतलब हाईएस्ट वैल्यू और L का मतलब लोएस्ट वैल्यू। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत रेंज अगर हमें ज्ञात करनी है तो वह इस आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे, ये आपका एब्सोल्यूट मेजर होगा। अब अगर हमें सापेक्ष माप ज्ञात करना रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ R, और उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो निम्नानुसार होगा कि H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू बटा हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। अगर हम उसको भाग दे देते हैं तो ये जो है सापेक्ष माप आ जाएगा, आपका रिलेटिव मेजर्स आ जाएगा। अगर खंडित श्रेणी की दशा में ज्ञात करना हो हमें, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी देखी हमने, एक खंडित श्रेणी में दी हुई आवर्तियों को हमने ध्यान में कहा जाता है। ध्यान रखें, सतत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में हमारे पास आवर्तियां भी होती है, तो आवर्तियों से हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हम केवल पद मूल्यों के आधार पर जो वैल्यूज है, एक्स वैल्यूज है, चर मूल्य जो हैं, उनके आधार पर ही विस्तार या विस्तार गुणांक की गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो सूत्र है वही लगेंगे जो हमारे व्यक्तिगत श्रेणी की दशा में लगे हैं। R बराबर H माइनस एल और कोएफिशिएंट ऑफ R वो होगा आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। अब अगर मान लीजिए सतत या अखंडित श्रेणी की दशा में, जिसको हम कंटिन्यूअस सीरीज की दशा में कह सकते हैं, तो एक सतत श्रेणी में विस्तार की गणना हेतु सबसे बड़े वर्गांतर की ऊपरी सीमा L2 और सबसे छोटा जो वर्गांतर है उसकी निचली सीमा L1 का अंतर लिया जाता है। इस श्रेणी का विस्तार ज्ञात करने से पहले हमें ये जो कुछ बातें आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि प्रश्न समावेशी श्रेणी का दिया हुआ हो, इंक्लूसिव सीरीज का दिया हो, तो पहले उसे हमें अपवर्जी श्रेणी में बदल लेना चाहिए, चेंज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। यदि मध्य मूल्य या मध्य बिंदु दिए हुए हैं, कई बार प्रश्न में हमारे को जो है सेंटर वैल्यू, मिड वैल्यू ये दे रखी होती है, केंद्रीय मूल्य के रूप में जो है मूल्य दिए हुए हों, तो हमें जो मध्य बिंदु दिए हुए हैं उनकी सहायता से हमें वर्गांतर के आधार पर वर्ग बना लेनी चाहिए, मूल श्रेणी जो है वो बना लेनी चाहिए। मिड वैल्यू अगर दे रखी हो तो उसे हम वर्ग बना लेने चाहिए। आवर्तियों को अपने को ध्यान में नहीं रखना है यहाँ पर, और
श्रेणी का जो वर्ग विस्तार अगर समान नहीं है तो उसे समान करना भी आवश्यक नहीं है हमें क्योंकि जो भी छोटा वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है, उसकी लोएस्ट L1 यानी निचली सीमा को लेना है, और सबसे जो बड़ा वर्ग है, ऊपरी जो वर्ग है, उसकी ऊपरी सीमा L2 उसे हमें लेना है। और फॉर्मूला जो है आपका वही होगा, R बराबर H माइनस L, यानी रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे अधिक मूल्य माइनस सबसे कम मूल्य। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस L अपॉन H प्लस L, यानी H माइनस L को हमें डिवाइड करना है H प्लस L से। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा, यानी इसे हम रेंज कहेंगे। तो सीमा रीतियों की जो पहली मेथड्स है, पहली जो रीति है वो है आपका विस्तार। विस्तार की गणना के जो फायदे हैं कि किसी भी श्रेणी में इसको गणना करना और समझना बहुत ही सरल होता है। जैसा आप देख ही रहे हैं इसमें कि आपको केवल क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास विस्तार आ जाता है। यह श्रेणी में पदों के बिखराव या वितरण का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, सीमाओं की जानकारी कराता है हमें। उत्पादित वस्तुओं के किस्म नियंत्रण, मौसमी पूर्वानुमान, मौद्रिक मूल्य, अंशों के मूल्य, स्वर्ण मूल्य और विनिमय दरों में परिवर्तन के संबंधी कार्यों में, यानी इनके अध्ययन संबंधी कार्यों में यह विशेष तौर पे उपयोगी होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ दोष भी हैं, या हम जिसको कह सकते हैं कि डिमेरिट्स में है, कि ये जो है केवल श्रेणी के उच्चतम और निम्नतम, यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पर ही आधारित होता है। यह श्रेणी के सभी मदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए इसको हम अनिश्चित माप माना जाता है। केवल दो मूल्यों पर आधारित होने के कारण इन मूल्यों में, दोनों मूल्यों में उच्चावचनों का परिणामों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए दोनों में से भी अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू में होता है, तो परिणामों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। न्यूनतम और उच्चतम मूल्य पर ही आधारित होने के कारण खुले मुंह वाली श्रेणी, ओपन एंड क्लासेज में इसकी गणना नहीं की जा सकती। और दो श्रेणियों का विस्तार समान होते हुए भी उनकी प्रकृति में भिन्नता हो सकती है। तो वस्तुतः जो है विस्तार माप के अंतर्गत अपकिरण का माप ज्ञात करते समय पद मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, पर इसके कारण एक्सट्रीम वैल्यूज का विस्तार के माप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ गुण और दोषों के बारे में जो है ये मैंने स्पष्ट किया है विस्तार के बारे में, और आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरह देखें, सुने, समझें, अपनी बुक्स में से इसके प्रश्न सोल्व करें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।